तो पहले अध्याय में हमने एक सूत्र देखा, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। क्या मतलब था इसका? जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो किन किन को होता है? देव और नारकियों के। और फिर दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा देव नारकाणाम उत्पादः, देव और नारकियों का जन्म उत्पाद जन्म होता है। ठीक है, अब बेटा इधर ध्यान दोगे। देखो आप लोग ये ध्यान रखो कि आप क्लास में बिल्कुल अटेंटिव बैठो, एक भी चीज स्लिप नहीं होनी चाहिए आपको सुनने से। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी तरफ देखकर तो आपको वो लर्न रहेंगी। और अगर आप माने ध्यान कहीं और है लिखने विखने में और फिर सुनते हैं तो आप उसको रिवाइज करें फिर घर जाके, आपके ऊपर है। या तो यहीं की यहीं आप उसको लर्न करें, और अगर अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, कोई चीज़ स्लिप हो गई है तो घर जाके उसको लर्न करें। ठीक है, अब एक एक चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं पेपर में पूछ सकता हूँ ये चीज़ें कि नारकियों की चर्चा के पहले अध्याय के किस सूत्र में आई, दूसरे अध्याय के किस सूत्र में आई। तो इस पर से हमें एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या प्रश्न खड़ा हुआ कि ये नारकी कौन होते हैं, देव कौन होते हैं? जीव होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन कौन से जीव होते हैं? संसारिणो मुक्ताश्च, ये भेद पढ़ा था आपने। कौन से होते हैं ये? संसारी होते हैं। अब ये जो संसारी जीव हैं, नारकी और देव तो संसारी है ना? संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी किसे कहते हैं? संसारी जीव कौन बताएगा? और और बताओ, बोलो बेटा। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्यों सम्यक दृष्टि संसारी नहीं होते? ज्ञानम बताएगा बेटा, बता, सोच के बता। संसारी जीव किसे कहते हैं? छोटे, हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन एक इसकी एक परिभाषा भी है, छोटे बच्चों को लिखवाई गई है पाठशाला में। हाँ बोलो। चार कर्म का नाश हो गया तो हाँ, तो आप ये बोलेंगे कर्म सहित जीव, कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? संसारी कौन? कि जो कर्म सहित है। भले ही एक जीव पेन चाहिए, भले ही एक कर्म क्यों ना बचा हो। तो भी बताओ, अनंत भगवान मुक्त हैं कि संसारी? ये बात समझ में आ गई सबको? अरियंत परमेष्ठी डैश हैं, कैसे जीव हैं? संसारी है ना। अब देखो, अगर कोई मुक्त कहे तो उसकी भी अपेक्षा है। जिन चार कर्मों का अभाव कर दिया उसकी अपेक्षा स्यादवाद शैली से इनको मुक्त भी कहा जा सकता है। आपको स्यादवाद पता है क्या होता है? हर एक बात, वेरी गुड, हर एक बात में कोई ना कोई अपेक्षा होती है। ठीक है बेटा, सीधा बैठा। अनिष्का बेटा तुम सीधे बैठा करो, तुम बहुत ज़्यादा झुक के बैठती हो। और एक लब्धि है ना, थोड़ी आदत डालो सीधे बैठने की तुम भी। ये जो दुबले पतले बच्चे हैं ना बेचारे, इनकी प्रॉब्लम है। पीछे ज्ञानम भी। तो इससे अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारकी कौन होते हैं। तो नारकियों के बारे में हमने कौन से अध्याय में पढ़ा? कितने सूत्र थे नारकियों के लिए? सारे क्या नारकियों के लिए थे? 2 ही 3 तो 4, 3 सूत्र, 4 है ना। नारका नित्या शुक्तर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, है ना। 2 ही 3 तो सूत्र थे नारकियों के बारे में स्पेशली। तो बाकी वैसे फिर तो आगे मध्य लोक की बात चालू हो गई। ठीक है, तो इसलिए नारकियों का वर्णन हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, ये देव कौन से जीव होते हैं, किस तरह के जीव होते हैं, है ना। अभी जैसे किसी को कुछ नहीं पता कि अच्छा चलो नारकी समझ में आ गए। देखो, जीव पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। तो जो बहुत ज्यादा पाप करता है तो पापों को भोगने के लिए कौन सी गति में जाता है? फिर नरक गति में। और अगर बहुत ज्यादा पुण्य करता है तो उसके फल को भोगने के लिए कहाँ जाएगा? देवगति। तो देवगति माल मलाई वाली गति है, बढ़िया एकदम। जहाँ इसको जैसे लौकिक सुख लगते हैं वो सारे लौकिक सुख
उसको वहाँ प्राप्त होते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए ना, लेकिन खाना खाने में मुंह में भी तो दर्द हो जाता है, चबा चबा के खाओगे, है, थक जाता है आदमी खाते खाते, पेट में भी परेशानी होने लगती है। लेकिन इन सब दिक्कतों से दूर हैं वो, लेकिन उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ, इच्छा हुई, ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों को देखो ये चूज करना आना चाहिए कि कौन सी बात पे मैंने लिखना है। सारी इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट सारी बातें लिखोगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। आपको सिलेक्शन अगर नहीं आया, आप एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं, अनइम्पोर्टेंट को भी पढ़ रहे हैं एक ही पलड़े में, तो क्या होगा, पेपर में कुछ याद नहीं आएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। आपको पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं, अगर मैं पेपर बनाता तो इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन रखता, आप इस तरह सोचो ना। ठीक है, मैंने काफ़ी लंबे टाइम मतलब कोचिंग सेंटर भी चलाया, तो बच्चे हमसे पहले निशान लगवाते थे कि भैया बता दो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो हम निशान लगा के दे देते थे। पहले जैसे 6, 7, 8 के बच्चे वही क्वेश्चन आ जाते थे। अब बच्चे पूछते हैं आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन आएंगे, कि कॉमन सेंस चाहिए। कॉमन सेंस क्या, जैसे एक चैप्टर है ठोस, द्रव और गैस, है ना, लिक्विड, गैस और सॉलिड। अब उसमें मेन चीज़ क्या है कि आप देखो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा। हर एक साइंस के चैप्टर में आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं कि जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, जैसे वो आपका अब रिएक्टर होगा, शायद न्यूक्लियर वगैरह का होगा, है ना, ये इम्पोर्टेंट आता ही आता है। जैसे 8वीं 9वीं में वो एक विद्युत बेल वो जरूर आती थी, ठीक है, वो कि रिंग कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी रिंग, उसका डायग्राम। तो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आप ऐसा सोचा करो कि कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं पेपर बनाती तो मैं ये चीज़ ज़रूर पूछती बच्चों से। आप उस तरह से सोचो। अब मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ, लेकिन आप ही देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुन के याद रहेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें सुन के याद नहीं रहेंगी, उनको लिखने की ज़रूरत है। बाकी तो एक आपको एक इशारा लिखना है बस, हमने क्या क्या चीज़ें आज पॉइंट्स आए, ताकि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट जब एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको इशारा मिल जाएगा। जैसे हमने अभी अब जो चर्चा की कि पूर्व ज्ञान की चर्चा की हमने, जब हम देवों के बारे में इस विषय को पढ़ाएंगे तो हम पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान भी चेक करेंगे, उनको पीछे से यहाँ तक रिलेट करेंगे। इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई चीज़ क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या ज़रूरी है कि पहले आप उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे कि वो बच्चे तैयार तो हों उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट रख सकते हैं, जैसे आपने शॉर्ट में लिखनी है बस देवनारकाणाम मुप्पाद भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम, आपको ख्याल में आ जाएगा कि किस रेफरेंस में क्यों कही थी ये बातें। ठीक है, बेसिकली आपका फोकस बिल्कुल मेरे ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके 5 सेंस और 6th जो नॉन सेंस है उसको सेंसिबल बनाओ मन को, ठीक है ना, वही नॉन सेंस हो जाता है। वो मन बैठे यहाँ हो और ज्ञानम भाग जाता है पता नहीं कहाँ, स्कूल में कि कभी कहीं, है ना। और आपके फेस को देख के मुझे पता लग जाता है कि आप सिर्फ बॉडी से प्रेजेंट हो, लेकिन आपका माइंड और मन जो है वो कहीं और चला गया। इसीलिए मेरी आदत है कि मैं सब पे फोकस करता हूँ एक एक, ये नहीं कि मैं आँख मिच के धुआंधार पढ़ाए जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जो वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो जो नेट में बॉल डालनी है, नेट को देखना तो ज़रूरी है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप तक मेरी बात जा रही है कि नहीं जा रही है, ये देखना ज़रूरी है। और मैं क्वेश्चन भी इसीलिए पूछता हूँ आप लोगों से, ताकि आप अटेंटिव रहें, कहीं मन भाग जाए तो वापस यहीं आ जाए। लेकिन ये आपको भी ये स्किल सीखनी है, क्योंकि आपने सीखना भी है और आगे इस ज्ञान को बांटना भी है, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, जब हमने पढ़ा, हम पढ़ के इतना हमें समझ में नहीं आया। हम एवरेज बच्चे थे और मार्क्स भी एवरेज आते थे 10th में 12th में, बिल्कुल एवरेज मार्क्स। लेकिन उसके बाद जब हमने पढ़ाना चालू किया ट्यूशन वगैरह, तो जब पढ़ाया तब अपने को समझ में आया कि मैथमेटिक्स तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। और जब हमने पढ़ाया तो बच्चों के 99 भी आए, 100 भी आए। अब हमें वो चीज़ें ऐसे आ गई कि हम कितनी पूरी लाइफ पढ़ते लेकिन हमें उतने अच्छे से नहीं आती। लेकिन आपने वो चीज़ अगर एक बार किसी को पढ़ा दी तो आपको इतनी गहराई से उसका ज्ञान हो जाने वाला है कि आप कभी भूलोगे नहीं। मैंने 6 डाला पढ़ी
और 6 डाला पढ़ते ही मैंने अपने नगर में शिविर लगाया और जिसमें 80-90 बच्चे बैठे। और जब मैंने 6 डाला पढ़ाई और पढ़ाने के बाद मैं ऐसा मास्टर हो गया उसका, समझ में, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 3रा अध्याय, ऐसे तो पढ़ा है मैंने शास्त्र सभा में, वैसे अलग बात है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अलग है, एक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको पता नहीं कितना लाभ हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन लगभग हमारी 15 क्लासेस हुई होंगी। उन 15 क्लासेस में मेरे को 3रा अध्याय इतना अच्छा समझ में आया। हालांकि मैंने कई ग्रंथ पढ़े हैं, तत्वार सूत्र के सरवार सिद्धि पढ़ चुके हैं। आपके ये जो कल्पना बहन जी वाली टीका है चेतन दास जी की तत्वार्थ साथ, ये पढ़ा है। इसके अलावा जयपुर से मोटे वाला एक मोक्षशास्त्र छपा है, राम जी भाई की टीका, ठीक है, वो पढ़ी है। और भी छोटे छोटे और अनेक ग्रंथ पढ़े हैं। लेकिन जब आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को मुझे समझ में आया कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये पॉइंट पे इनको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे और उसका विशेष ज्ञान हुआ। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी मिले ना जो आपसे सीख सके, समझ सके, आप एक बार उसको समझा देना। और अगर आपने एक बार समझा दिया, पढ़ा दिया, वो आपको ऐसा पक्का हो जाएगा और उसका इतना रहस्य आपको समझ में आएगा, आनंद होगा आपको, ठीक है। तो कभी भी आप देखना, कोई भी आपको अपनी क्लास में, यहाँ अपने विद्यालय में ऐसा लगता है ना वीक बच्चा आपकी क्लास का है, आप उसको 10-15 मिनट में अगर थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़ी रिवीजन करा देंगे, तो आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। आप जैसे बस में जा रहे हैं, बस में जाते जाते ही डिस्कस कर लो, अपनी क्विज भी खेल सकते हो आप उसी चैप्टर के ऊपर, है ना। तो उस तरह के आप गेम्स भी बना सकते हो। उससे क्या होगा कि सबकी रिवीजन हो जाएगी, जिसको कम आता है उसको ज़्यादा आएगा, आपके ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम होगा, मज़े भी आएंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा। और वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि अभी पढ़ी है, अब रिवीजन भी नहीं करोगे तो भी ज़िंदगी भर ऐसी याद रहेगी, अच्छे से, पक्के से, ठीक है। तो मैंने इसलिए बताया कि बहुत ज़्यादा नोट मत करो, ये आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। नहीं ज्ञानम की तरह जो बोल रहा हूँ वही लिख के जा रहे हो। क्या लिख रहे हो अभी? अभी तक नहीं लिखे? बेटा जल्दी जल्दी लिखना चालू करो फटाफट, फिर सुनना रह जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि देव होते क्या हैं, कहाँ पे रहते हैं। वर्णन हमें स्थान का नहीं करना, क्योंकि ये 4 अधिकार जीव को बताने के लिए हैं। पहले 4 अधिकार जीव को बताने के लिए। ज्ञानम बेटा सीधे बैठो, सुना करो ज़्यादा, लिखो कम, ठीक है। शॉर्ट में छोटा सा पॉइंट लिख लो, बाद में कर लेना। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में इसलिए करता हूँ कि जिसका छूट जाए वो इसको सुन के अपना कवर कर सके। हाँ ठीक है, ये इसीलिए है कि आप लोगों की कोई भी चीज़ छूटती है तो आप परेशान मत होना। मैंने आप लोगों को कहा था कि जैन डिजिटल पाठशाला की वीडियो देखनी है, देखिए आपने, तो एक दिन आप निकाल लो फ्री, यहाँ चला लेंगे, ठीक है। लैपटॉप मेरे पास है, मैं ले आऊँगा, तो उसमें क्या है कि हम समझा भी देंगे, ठीक है। तो कोई अपना एक, देखो ये आप लोगों को देखना है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा ऑफिस होता है पूरे दिन, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा सा कोशिश करो, मेरे से टाइम ले लो कि भैया हमारी सैटरडे ऑफ है या ये छुट्टी आ रही है, इसमें हम दोपहर में कोई 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं रहूँगा उस टाइम। अगर आप देखेंगे तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो आपको विजुअलाइज हो जाएंगी एकदम 3D में। मैंने आपको कहा था आप नरक देखो, तब आपको एकदम भाव भासना हो जाएगी क्लियर। पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे आप कि प्रकीर्णक क्या है, इंद्रक बिल कैसा है, बिल अंदर कैसे बने हुए हैं। अभी तो हमने सिर्फ शब्दों से समझा, जब आप सामने देखेंगे पिक्चर में तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ज्ञानम को दिखा दिया है मैंने, है ना, देख ली थी ना नरक दर्शन, बिल कैसे होते हैं हमने डिस्कस किया था ना। जैसे ये होल है, इसके बीच में बहुत सारी, ठीक है ना, जैसे आप अलग अलग शेप्स रख दो, जैसे बेलन, सिलेंड्रिकल, शंकु, कोन, इस तरह के ऐसे वहाँ बिल होते हैं। अंदर ही अंदर सब काम चलता है, अंधेरा होता है, बाहर कहीं खुला नहीं है, कहीं किसी को रोशनियाँ ऐसे नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के बिल हैं, उन बिलों के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, लड़ाई मड़ाई सब चलती रहती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपको बुक में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक सब कर देंगे बंद। अब मैं बुक से नहीं पढ़ाऊँगा, अब मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। आज से मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूँगा, जिससे कि नेक्स्ट आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा, क्योंकि अभी मैंने
हाई लेवल पे जाके पढ़ा दिया। नहीं, हम्म। आपने सही लेवल पे पढ़ाया। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। हैं, चलो। कमी हमारे में थी कि हमने नहीं पढ़ा। अरे कोई बात नहीं, किसी में कमी नहीं थी, क्योंकि ये कठिन भी है। अब मुझे तो इसलिए आसान लगता है ना कि मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों का अपना लेवल होता है, एक एज भी होती है, छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग। सबसे छोटा ज्ञानम है। मुझे ज्ञानम का बहुत दुख हुआ, इसके भी नंबर अच्छे नहीं आए, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक किसकी जानी चाहिए। एक तो प्रमाद किया इसने भी आप लोगों की तरह, कुछ नहीं पढ़ता, तो पेपर परसों है तब पढ़ लूँगा, तब पढ़ लूँगा, तब पढ़ लूँगा। लास्ट मोमेंट पे पेट लूज हो जाता है, फिर इसका डर के मारे पेपर है। तो कुछ नहीं किया इसने। लेकिन चलो, छोटे बच्चे हैं, चल जाएगा। लेकिन आप लोगों का नहीं, उसको तो दोबारा भी पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि आपके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें भी ले आऊँगा उसको। लेकिन आप लोगों को कैसे लाऊंगा? चलिए, चौथे अध्याय में हमें देवों की चर्चा करनी है। देव जी हैं तो वो भी जीव है ना, जैसे नारकी जीव थे, ऐसे देव जीव हैं। अब हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, है ना। अपनी एक जिज्ञासा होती है कि कहाँ रहते हैं, कैसे उनके निवास स्थान है, कैसे कैसे उनके मज़े हैं। जैसे नारकियों के दुख देखे थे, ऐसे देवताओं के कोई सुख भी है क्या, वो भी देखेंगे। चलिए, अभी नोट करेंगे आप। देवाश लिखिए और बोलिए साथ साथ के साथ याद हो जाएगा। बोलिए, देवाश, चतुर निकाया। देवाश चतुर निकाया। रावण वाला ना है, ये फण वाला ना नहीं, देवाश चतुर निकाया। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है, ताकि आपको बोलने में आसानी रहे। कोई ऐसा बच्चा जिसको याद हो गया होगा, जिसके लिए हम क्लैपिंग बचा सके? लब्धि को नहीं हुआ और ज्ञानम को नहीं हुआ। ज्ञानम हो गया क्या याद है? सबको याद है तो सबके लिए क्लैपिंग, सबके लिए क्लैपिंग। सुनाओ जरा एक बार जोर से। अब देखो, याद कराया मैंने, अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मैंने 6-7 सूत्र सबको याद थे, सबने सुनाए थे क्लास में, पेपर में कोई नहीं लिख के आया। तो उसमें से ज़्यादा तो मैंने दिए भी नहीं। उन 6 में से भी नहीं लिख रहे हो आप लोग। मैंने सोचा नाराज हो गए आप लोग। बोलो, देवाश चतुर निकाया। तमिलनाडु। बेटा, इसने बड़ी मेहनत की है बच्ची ने, और लिखा भी अच्छा, और कहीं इसको प्रॉब्लम आ रही थी तो इसने इंग्लिश में भी लिख दिया, तो वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। स्क्रिप्ट देवनागरी रखी है, वो क्या बोलते हैं, लिपि इंग्लिश की, उसमें लिखा, जैसे DOONE दूने, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी हिंदी लिख ली है, अच्छा लिख रही है, बढ़िया रिस्पॉन्स। और भी कोई है, किसी और लैंग्वेज वाला बच्चा? कोई अमेरिका का नहीं है? कोई अमेरिका का होता तो बाकियों को आसानी होती थी, ये भी इंग्लिश सीख जाते थे। तो देवाश चतुर, देखो ये र समझ लेना। देखो, आपकी हिंदी भाषा का भी विकास हो जाएगा साथ साथ, जहाँ जिसकी गड़बड़ है। तो बहुत अशुद्ध हुआ आप लोग। जम्बू द्वीप तो लगभग सभी ने गलत लिखा है, और जबकि मैंने पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। हाँ, कोई बात नहीं। अब जम्बू द्वीप तो है ही, चैप्टर में ही पूरा जम्बू द्वीप, 3 ही तो चीज़ें हैं। अधोलोक का वर्णन है, फिर मध्यलोक का वर्णन है। मध्यलोक में 2 चीज़ें हैं, अढ़ाई द्वीप और जम्बू द्वीप। अब जम्बू में मैंने स्पेशली बताई थी मात्राएं, उसके बाद भी सब बच्चे छोटे की लगा रहे हैं, और द्वीप पे दा पे बड़ी की लगेगी, वहाँ छोटी की लगा रहे हैं। चलिए, तो देवाश देखो, चतुर र कहाँ पे है? अभी एक मिनट, हर्षिता बताए र कहाँ? णा के ऊपर है ना, जो णा है इसके ऊपर रा है, लेकिन इसके साउंड इसके पहले पड़ते हैं। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे वर्ड्स का जिसमें सेम इसी तरह का साउंड आता हो? चतुर्थ, हर्षिता, वेरी गुड। निर्वाण,
अर्पिता, पूर्ण, स्वर्ण, स्वर्णिम। वेरी गुड। आ गया समझ में? पीछे क्या समझ में आया? एक एग्जाम्पल बता जल्दी से, सीधा बैठ। इतना थोड़ी सोचने की जरूरत है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हर्षिता ने दिया, अपने ही नाम को बताया कि देखो आ रहा है ना अपने नाम में हर्षिता। बेटा विदर्शी सही है। अच्छा किसी किसी का नाम विदर्शी भी होता है। पहले मैं इसका नाम समझता था कि अब इसने रखा है विदर्शी, इसने क्या रखा है इसका नाम कौन रखा है? बेटा ऐसे ही लिखते हो विदर्शी, क्या मतलब है इसका? विशेष रूप से जाना है। दर्शी दर्शन शब्द से बना है। अगर आपका नाम होता विज्ञप्ति, है ना एक लड़की विज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति, अच्छा, या फिर आपका होता मम्मी का आपका जो नाम है वो जानने से रिलेटेड, लेकिन दर्शी बना है दर्शन शब्द से, तो विशेष रूप से देखने वाला, ठीक है, दृष्टा। अच्छा, एक शक्ति जो है वो है ऋषि, ऋषि शक्ति है ना। मैं सोचता था कि तुम्हारा नाम ये विदृषि, इतनी सी थी ना बात करते ट्रस्ट पे आती थी मम्मी के साथ पापा के साथ, तब मुझे पता चला विदृषि है, तो मैं यही समझता था। इसने एक आध मुझे बताया कि चाचू विदर्शी, दोनों में कोई डिफरेंस है? आज तुम ढूंढ के लाना इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो मम्मी पापा से पूछो किसी से। देखो बेटा इसका उच्चारण कैसे होता है? ध्रुव, जो हो गया ध्रुव, हम बोलते हैं द्री, जबकि एक्चुअल में होता है ध्रुव, विद्रुषी, विद्रुषी। हम क्या पढ़ते हैं इसको? विद्रीश। हम DRI है ना, स्पेलिंग भी लिखते हैं ना DRI, तो ये द्री है और ये दर हो गया। इन दोनों में रा में डिफरेंस आ रहा है, हम हिंदी व्याकरण पे पहुंच गए। ये विदृषी है जिसको हम विदृषी, और ये विदर्शी। पहले ये बताया जाता है विदृषी, फिर है ना बाद में रजनी दी क्लासेस में पता लगा कि विदृषी है, और आज पता लगा कि विदृषी है। विदृषी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चलन में है ना, अब इस चीज़ के लिए देखो आप लोग अपनी मेहनत करो, कभी महीने में 2 महीने में आप अपने इस तरह के क्वेश्चन लिख लो। और डॉक्टर वीर सागर जी हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, जैन दर्शन के प्रोफेसर हैं, तो कभी वो आते हैं, उनका YouTube चैनल भी आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं उनसे। तो इसका उच्चारण द्री होगा या ध्रुव होगा, लेकिन मोस्टली 90% लोग इसका उच्चारण द्री करते हैं, आम आदमी नहीं, विद्वान भी और सब। लेकिन मैंने एक आध जगह सुना है जैसे प्राकृत है, वो प्राकृत नहीं है, प्राकृत है, कृत, KRUT। लेकिन अब ये खोज का विषय है आपके लिए। विदर्शी बेटा इन दोनों में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है? भाषा की द्री है कि दर्शी है? बोलिए जल्दी। देवाश चतुर्निकाया, विसर्ग भी है, ठीक है। निकाय माने क्या होता है? समूह। निकाय माने क्या होता है? समूह। चतुर समझ गए आप? निकाय मतलब समूह, चतुर मतलब चार। मैंने चतुर पे विसर्ग इसलिए लगाया, अगर इसका विच्छेद करोगे तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा। चतुः जमा निकाया मिलाओगे तो चतुर निकाया हो जाएगा। तो चतुर माने 4, निकाय माने समूह। तो इससे आपको क्या मीनिंग समझ में आया? ठीक है। देवों के जो निकाय हैं वो 4 प्रकार के। देवों के निकाय 4 प्रकार। ओ भाई क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? ऐसा लुढ़क गया एकदम, वो लुढ़क गया गेंद की तरह, इधर झाँक के देख रहा था, पूरे गिर गया। हल्का है ना थोड़ा, लब्धी की तरह दिख रहा है बेटा। चलो अब जल्दी करो, टाइम नहीं है, मुझे 1-2 सूत्र और बताने हैं। देवाश चतुर निकाया, देव 4 निकाय वाले हैं। बोलो। निकाय का मतलब समूह। समझ में है? तो देखो 4 समूह हैं और एक समूह में फिर बहुत सारे होंगे, समझ गए? 4 ग्रुप हैं अलग अलग, और एक ग्रुप में अलग अलग टाइप होंगे, वो आगे बताएंगे। तो भी समझ में आ गया। देव 4 प्रकार के नहीं,
चार निकाय के, चार प्रकार अलग बात हम मोटे रूप से कह देते हैं, ठीक है। ये उनकी चार अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब कौन कौन से हैं वो चार ग्रुप, अभी वो सूत्र नहीं बताया, मिटा दो इसको, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, बुक लिखने की जरूरत नहीं है। आपका माइंड डाइवर्ट होता है फिर उसमें वृद्धि अच्छे से बेटा। देवों का निकाय समूह चार प्रकार का है। हाँ बोलो, आदि 10, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे लिख लेना ताकि लर्न करने में आसानी हो। आदि माने प्रारंभ, आदि 10, त्रिशु, अब देखो मुझे त्रिशु लिखना है ना, आदि मात्रा इसके ऊपर आएगी, आदि 10 त्रिशु, पीतान, बोलिए, लेश्या, आदि 10 त्रिशु, पीतान, लेश्या। आदि माने समझते हो, प्रारंभ की, आदि 10 प्रारंभ की, त्रिशु माने 3 में, आदि के 3 निकायों में, यानी प्रारंभ के 3 निकायों में, पीत नहीं, पीत है अंत में जिसके, पीतांत का मतलब क्या हुआ, पीत है अंत में जिसके, ऐसी लेश्याएं हैं। यानी आदि के 3 निकायों में, आदि के 3 निकायों में पीत है अंत में जिसके, कितनी लेश्या हो जाएंगी फिर, पीत है अंत में किसके बताओ, लेश्याओं के नाम गिनाओ, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो पीत किसके अंत में है, यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, कापोत के अंत, हाँ कापोत, पीत अंत में आ गई ना, तो कितनी आ जाएंगी फिर, 4 हो गई ना, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पीत तक। तो आदि के 3 निकायों में पीत तक, यानी पीत पर्यंत 4 लेश्याएं। चार इसमें नहीं लिखा, कौन कौन सी 4 लेश्याएं वो हम अलग से लिख देंगे एक्स्ट्रा में। देखो हाँ हमने लिखा है पर्यंत तक, पीतान यानी पीतान, यानी कृष्ण, नील, कापोत, पीत, हो गई ना पीत अंत में, समझ में आया। यानी आदि के 3 निकायों में पहली 4 लेश्या हो जाएंगी, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अभी देखो, अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि आदि के 3 कौन से, आदि के 3 कौन से, अब इसमें नाम तो यहाँ गिनाए नहीं, अब कैसे पता चलेगा, आगे गिनाएंगे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, लेकिन ये हम अपने आप से याद कर लेते हैं, आगे जब आएंगे तो बताऊंगा कहाँ से आए। जो 3 निकाय, 4 निकायों के नाम समझ लो पहले, 4 निकाय कौन कौन से, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। इसको वैमानिक को इसके 2 प्रयोग, तो पहला निकाय, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 निकाय, ये क्या है, देवभूति है ना। ये 4 निकाय कौन कौन से हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। अभी हम आपको बता नहीं रहे कि कहाँ से आ गए, अभी हम आगे के सूत्र पढ़ेंगे तो उनसे निकलेंगे। पहले हम इसके भेद गिनाएंगे, भवनवासी के, फिर व्यंतर के, फिर ज्योतिषी के, फिर वैमानिक के। तो हम इन 4 निकायों के बारे में पढ़ेंगे, यानी देवों के 4 निकाय कौन कौन से हैं। एक ग्रुप तो भवनवासियों का है, एक व्यंतरों का है, एक ज्योतिषियों का है और एक वैमानिक का है। कुछ पूछ लो बेटा, ये 4 निकाय हैं, तो 4 निकाय वाले देव होते हैं, पहले सूत्र में पढ़ा। अब इनमें से जो पहले 3 निकाय हैं, आदि 10 त्रिशु, यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी,
इनके कहाँ तक की लेश्याएं होती हैं? पीत तक की लेश्याएं होती हैं। पीत है अंत में जिसके, यानी कृष्ण नील कापोत और पीत। अब इसमें एक बात समझ लेना, कृष्ण नील कापोत शुभ लेश्याएं हैं कि अशुभ लेश्याएं हैं? कृष्ण नील कापोत कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्याएं और पीत पद्म शुक्ल, ये तो पता ही होगा सबको। उस दिन हमने एक उदाहरण दिया था आपको वृक्ष वाला। तो ये जो 3 अशुभ लेश्याएं हैं, क्या देवों के अशुभ लेश्या हो सकती है? क्या देवों के अशुभ लेश्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ क्यों लिखा? तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो जब तक वो पर्याप्तक नहीं होता, जब तक उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, तब तक वो अपर्याप्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ये पर्याप्तियां क्या होती हैं आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, थोड़ा अभी नहीं पढ़ा क्यों? अभी इस साल मतलब कोर्स में हम्म? अभी 18 जी और 50। तो हम पर्याप्तियों पे भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर्याप्तियां 6 होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन। ठीक है, इनको पूरा करने की आत्मा की जो शक्ति है वो पूरी हो जाती है तो उसको कहते हैं पर्याप्तक। और जब तक ये शक्तियां पूरी नहीं होती तब तक होता है अपर्याप्तक। देखो 3 शब्द तो विग्रह गति में रहता है। जैसे एक जगह से शरीर छूटा, नई जगह पैदा नहीं हुआ, तो विग्रह गति में वो जीव पर्याप्तक होता है कि अपर्याप्तक होता है? अपर्याप्तक। पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, यानी शरीर छूट गया, नया शरीर अभी मिला नहीं, ये शरीर छूट गया, मर गया, अब नई गति में जाना है, अब रास्ते में है, 1 2 3 वानाहार का अनाहारक रहता है 3 समय तक के लिए, तब तक वो अपर्याप्तक है। क्या है? अपर्याप्तक। पर्याप्तक तो तब होगा जब उसको शरीर मिलेगा और उसकी शक्तियां पूरी हो जाएंगी उनको कन्वर्ट करने की। क्या? हाँ, तेजस कारमान है, तेजस कारमान है, अभी औदारिक शरीर नहीं है। अगर किसी को देव और नारकियों में जाना है तो वैक्रिक शरीर नहीं है। तो जब उस शरीर को ग्रहण करने की अपनी शक्ति को पूरा कर लेता है तब उसको कहते हैं पर्याप्तक जीव। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ रहे हैं जो 3 लेश्याएं हैं ये पाई जाएंगी अपर्याप्तक दशा में। कौन सी दशा में? और जब किसी दूसरी गति से आता है और नई गति में आने के बाद एक अंतर मुहूर्त में उसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है देव की, तो एक अंतर मुहूर्त बाद वो बन जाएगा पर्याप्तक। तो पर्याप्तक दशा में मात्र एक लेश्या होगी और अपर्याप्तक दशा में कृष्ण नील कापोत हो सकती है। ठीक है, अभी आपको सूत्र सिंपल से याद रखना है। आदितस्त्रिषु, जल्दी बोलिए। यानी प्रारंभ के 3 में पीत है, अंत में जिसके उतनी लेश्याएं हैं, यानी पीत पर्यंत लेश्याएं हैं आदि के 3 निकायों। आदि के 3 निकाय कौन कौन से रिद्धि? ठीक है, पहले 3 प्रकार के जो समूह हैं इनमें कहाँ तक लेश्या पाई जाती है? पीत तक। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जो कृष्ण नील कापोत है ये तो अशुभ लेश्या है, देवों को ये लेश्या कैसे हो सकती है? इसीलिए बताया ये तीनों लेश्याएं सिर्फ अपर्याप्तक दशा में ही हो सकती हैं। कौन सी दशा में? हाँ, ये समझो। और जब उसकी पर्याप्ति पूरी हो गई तो वो पीत लेश्या पाई जाएगी उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? आदि के 3। अभी वैमानिक की बात नहीं की, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, यानी इनके इससे ऊपर नहीं हो सकती लेश्या, इनके पद्म और शुक्ल नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें थोड़े हल्के जाति के देव कहते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी इनको हल्की जाति के देव कहते हैं। सम्यक दृष्टि मकर इन भवनत्रिक में नहीं जाता। आपने छड़ा नाम पढ़ा है ना, भवनत्रिक, पता है आपको भवनत्रिक क्या है? ये भवनत्रिक, त्रिक माने 3 का पेयर। ठीक है, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या। आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेश्याएं हैं।
पीत है अंत में, जिसके यानी कृष्ण नील कापोत और पीत। कृष्ण नील कापोत अशुभ एशियाएं, इसलिए वो सिर्फ अपर्याप्तक दशा में ही पाई जाती हैं। और जैसे वो पर्याप्तक हो जाएगा जन्मते अंतर्मुत्पाद, तो उसके पीतलेशिया ही पाई जाएगी। 4 निकायों के नाम हो गए। जावाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक नमो सदा देखूं।